बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मिस। बेटे कैसे हो आप लोग? मैम हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हाँ बेटे, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन है? मैम वो एक वर्ड आपने यहाँ पे यूज किया था ना लेक्चर, प्लाज्मा एसोसिएटेड वो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में। बेटे फिर से बोलना, तुम्हारी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई है। मैम वो आपने एक वर्ड यूज किया था ना एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में कल के ही लेक्चर में, प्लाज्मा एसोसिएटेड, और एक कंप्लीट मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ अच्छा, देखकर। प्लाज्मा एसोसिएटेड करके पूरी एक लाइन थी। हाँ हाँ, जी प्लाज्मिड एसोसिएटेड, वो जी जी प्लाज्मिड। जी जी मैम, मैम वो समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, मैं समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मिड, देखो प्लाज्मिड, एक्चुअली प्लाज्मिड जो है ये बेसिकली नॉन डीएनए, नॉन क्रोमोसोमल जो होता है ना, डीएनए है, ये भी डीएनए है, आप इसको डीएनए कह सकते हैं। लेकिन खास बात ये है कि ये नॉन डीएनए, सॉरी नॉन डीएनए क्यों कह रही हूँ मैं, नॉन क्रोमोसोमल, ये मैं लिख लूँ जरा, नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है। अब देखो, जब हम कहते हैं कि ये नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम से, क्योंकि आपको पता है ना कि जितने भी आपके डीएनए हैं वो तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स पर होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि डीएनए का ही काम करते हैं, जस्ट लाइक डीएनए होते हैं, और वो क्रोमोसोम से बिल्कुल अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और इन प्लाज्मिड के अंदर एक खास बात ये होती है कि ये प्लाज्मिड बेसिकली खुद से फर्दर रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अक्सर जो रेजिस्टेंस के पैटर्न आते हैं वो हम कहते हैं कि प्लाज्मिड एसोसिएटेड हैं बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि होता ये है कि वो इस प्लाज्मिड के ज़रिए से अपनी फर्दर रेप्लिकेशन शुरू कर लेते हैं, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर देते हैं जिसकी वजह से फिर वो ड्रग को रेजिस्ट कर जाते हैं, और या फिर ड्रग के स्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये प्लाज्मिड है, जो कि नॉन क्रोमोसोमल डीएनए, और ये बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है। मैम मैं समझ गई हूँ प्लाज्मा। ठीक है, हाँ, शाबाश। मैम ये प्लाज्मिड एक्चुअली वही है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम यूज करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल बोलिए, शाबाश, तुम सब। क्योंकि मैम ये प्लाज्मिड मैंने पढ़ा था सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में बल्कि था ये। सही सही मैं समझ गई, ठीक है। वो ही है ये। तो फिर एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि देखो, एंटी बैक्टीरियल्स के अंदर हमारे पास जो सबसे चैलेंजिंग काम आ रहा है ना, वो इस वक्त रेजिस्टेंस है। मतलब बैक्टीरिया इस टाइप की रेजिस्टेंस लेकर आ रहे हैं, इस तरह से ड्रग्स को रेजिस्ट कर रहे हैं कि अगर एक चीज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई और कॉम्बिनेशन बनाते हैं या किसी और मैकेनिज्म से कोई ड्रग बनाते हैं, तो वो फिर कोई और तरीके की रेजिस्टेंस लेकर आ जाते हैं। अब उसमें वो इस प्लाज्मिड का और बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स का, या एंजाइम्स का, या इफ्लक्स का, ऐसे नए नए एस्पेक्ट लेकर आ जाते हैं कि फिर वो रेजिस्ट कर जाते हैं उन्हीं ड्रग्स को, उन्हीं एंटीबायोटिक्स को जिस पर पहले वो अपना किल हो जाते थे, या उस पर बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट आ जाता था। तो ये सब बेसिकली रेजिस्टेंस में खास तौर पर जो है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रही है ये चीजें। ठीक है मैम। ओके, और बेटे कोई और क्वेश्चन? थर्ड ईयर तुम लोगों को सब समझ आ गया है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्लियर हो रहा है। अच्छा, और बाकी सब, ये तो सिर्फ एक मरियम मुझसे आंसर कर रही है, बाकी
हरीम, काशिफ, आमना, मरियम, मरियम जी मैम। सितारा, सेकंड मरियम को कह रही हूँ मैं। सितारा है, ओके ओके। मैम मैंने कल का लेक्चर नहीं सुना, बाकी समझ में आ रहा है। सितारा तुम्हारी आवाज बहुत दूर से बहुत हल्की आ रही है, क्या कह रही हो बेटे? मैम वो कह रही है आ रहा है समझ में। अच्छा, समझ में आ रहा, ठीक है, गुड। इसका मतलब और किसी को कोई सवाल नहीं पूछना, बस एक क्वेश्चन आज मरियम के पास था। पूरे वीक के बाद एक इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है, सबको सब समझ आ रहा है। ओके फाइन, आप लोग अपना सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की तैयारी कर लें। मोस्ट प्रोबेबली 12 दिसंबर को आपका क्विज होगा इस चैप्टर में से, ठीक है? और जो सेकंड ठीक असाइनमेंट है है, और जो आप लोगों का सेकंड असाइनमेंट है, जो मैंने आपको टॉक्सिकोलॉजी का दिया हुआ है, वो भी आप लोग तैयार कर लें। उसको मैं एलएमएस पर डाल दूंगी और वो आप लोगों ने मुझे बाय 15 दिसंबर सबमिट करना है। फिर उसके क्विज की तैयारी करेंगे आप लोग, तो वो तकरीबन और मज़ीद 1 वीक के बाद फिर उसका क्विज हो जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल आप लोग सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की तैयारी शुरू कर दें। उसका क्विज जो है ना वो एक्सपेक्टेड है 12 दिसंबर को। ओके मैम। मैं एलएमएस पर भी डाल दूंगी। अब बाद में कोई मुझे ये ना कहे कि हमें ये नहीं पता था। मैं आज आप लोगों को भी, आज फोर्थ है और फोर्थ को बता रही हूँ, काफ़ी टाइम है, तो आप लोग इन चैप्टर्स की तैयारी शुरू करें, क्योंकि बाद में फिर ये सारे स्पेक्ट्रा और सारी चीज़ें मिक्सअप होंगी। तो आप इनकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज इनका टेस्ट लेते जाएंगे ताकि आप लोगों की तैयारी होती रहे, ठीक है? ठीक है। ओके क्लास, फिर आप लोगों को अगर कोई और क्वेरी नहीं है तो मैं एंड कर दूं सेशन। जी मैम भले। ओके ठीक है, सही है बच्चों, फिर मैं सेशन एंड कर रही हूँ। आप लोग अपने चैप्टर की तैयारी करें और लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि ये ना हो कि बाद में आप लोग इनका स्पेक्ट्रम या इनकी क्लासिफिकेशन या ये चीज़ें मिक्सअप कर दें। ये स्टूडेंट से मिक्सअप होती हैं, इनको डेली बेसिस पे याद करोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा याद करोगे, और ये आपको आगे भी याद रखनी है। आप लोग क्लिनिकल पढ़ोगे, आगे हॉस्पिटल में जाओगे, तो उसमें आप लोगों को कीमो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा मैम ये मतलब हमें ओवरऑल हर एक एग्जाम्पल याद होनी चाहिए या फिर उसमें मतलब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव और ये जो एक मेजर लाइन है वो याद होनी चाहिए कि कौन किसके अगेंस्ट था? नहीं देखो, ये तो आपको सबके लिए याद होना चाहिए कि ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव है या नेगेटिव के, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक हैं, जैसे ये आप यहीं पर ही देख लें, इनके टेट्रासाइक्लिन की जो स्क्रीन वगैरह मैम। नजर आ रही है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव और स्पायरोचीट, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर क्लेमाइडिया इन्फेक्शन की बात हुई भी है। तो इस तरह से जो इनकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो तो आपको स्पेसिफिक याद होनी चाहिए, या जैसे अभी मैंने आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में बताया था कि उनका स्पेक्ट्रम जो है वो एक पर्टिकुलर किन के अगेंस्ट इफेक्टिव है, वो आपको स्पेसिफिकली याद होना चाहिए। जहाँ एक स्पेसिफिक किसी बैक्टीरिया का जिक्र आ जाए तो वो फिर उनकी एक यूनिक बात हो जाती है या उसकी स्पेसिफिसिटी हो जाती है, वो फिर आपको याद रखना है उसके लिए, वरना आप जनरल स्पेक्ट्रम तो सबका याद रखें। ठीक है मैम। ओके बेटा, सही है, मैं फिर आप लोगों का मैम आपने सेशन। ऑनलाइन वो आपने एक क्वेश्चन किया था ड्यूरिंग द लेक्चर, वो माइसीनिया ग्रेविस वाला न्यूरो मस्क्यूलर ब्लॉकर था वो हाँ हाँ एक हाँ हाँ हाँ, हमारे पास। किया था, देखा उसको? जी मैंने सर्च किया था। एक्चुअली मैम यहाँ पे वो लिखा हुआ था कि वो भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है और माइसीनिया ग्रेविस में ऑलरेडी हमें जो है वो मसल स्केलेटल मसल में वीकनेस हो रही होती है और वहाँ पे भी न्यूरोमस्कुलर ऑलरेडी इनहिबिशन हो रहा होता है, तो अगर हम देंगे तो मजीद वो ब्लॉक होके और वीक हो जाएंगी मसल। जी
जाहिर है यही रीजन है, क्योंकि वो खुद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है ना, और वहाँ माइस्थीनिया जी ग्रेविस में तो सारा मसला ही मसल्स के ऊपर आ रहा होता है ना, जी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं आपके जो एसिटाइल कोलिन है या जो न्यूरोमस्कुलर प्लेट है। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि आप लोग जो है ना लेक्चर्स बहुत गौर से सुना करें, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें ऐसी होती हैं जो बुक में नहीं होती, अलग से भी डिस्कस कर लेते हैं। वही चीज़ फिर आपसे पूछी भी जा सकती है एग्जाम में, क्योंकि कुछ बच्चों को मैं देख रही थी कि शायद वो लोग लेक्चर नहीं सुन रहे हैं प्रॉपर और बस बुक खोल कर पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी जब तक लेक्चर को नहीं समझेंगे या सुनेंगे। ये मत सोचो कि ऑनलाइन है तो हम बस बुक से ही कर लेंगे, ठीक है। और इसीलिए तुम लोगों को फिर क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, क्योंकि जो सही से पढ़ेगा या लेक्चर सुनेगा वही समझेगा ना, उसी के ध्यान में क्वेश्चन आएंगे। अब बहुत सारे बच्चों ने ये ट्रेंड बना लिया है कि वो बुक खोल रहे हैं और बुक से सिर्फ पढ़ रहे हैं, इवन लेक्चर्स को देख भी नहीं रहे हैं और या लेक्चर्स को नहीं सुन रहे हैं। तो मैं सीरियसली बता रही हूँ कि उस चीज़ का फिर आप लोगों को लॉस होगा। आप लेक्चर ज़रूर सुने, और वो सिर्फ आपकी आसानी के लिए बुक से किया है कि आप लोगों को आसानी से बुक से फिर आप उसको पढ़ लें, क्योंकि आपके पास हार्ड में वो बुक अवेलेबल है, आप उसको पढ़ लें। लेकिन लेक्चर से समझना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैम, जो आपने क्विज का बोला था 12 को, वो 15 या 14 कर दें, क्योंकि 14 या 15 जो है मंडे ट्यूसडे हो जाएगा और 12 सैटरडे है। बेटे क्या कह रही हो कि वो मैं मंडे को ले लूँ टेस्ट? हाँ, मंडे या ट्यूसडे जिस दिन भी आप ले लें, लेकिन 12 जिसका आप बोल रही हैं डेट का, 12 वो सैटरडे। अच्छा अच्छा, नहीं ये मैंने अभी टेंटेटिव डेट बोली थी सितारा, और है ये कि जो उस पर मैं दिन देख कर ही डालूंगी। अगर वो सैटरडे बन रहा होगा ना तो सैटरडे को नहीं डालूंगी, ठीक है, वो मंडे ही को डालूंगी। या अगर उससे प्रीवियस फ्राइडे बनता होगा ना तो फ्राइडे को डालूंगी। लेकिन अगर वो दिन सैटरडे बन, मैम प्लीज फ्राइडे कर दिएगा, मंडे मंडे टिल थर्सडे नहीं रखिएगा, प्लीज फ्राइडे कर दिएगा। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि मैडम फ्राइडे ना रखें। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे आप लोगों की क्लास में से खुशबख्त बता रही थी कि भाई आज फ्राइडे की वजह से बच्चों को क्लास का भी इशू होता है। मैंने कहा भाई टाइम टेबल में तो तुम लोगों के फ्राइडे को भी क्लासेस हैं। मैम फ्राइडे को पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता क्या इशू होता है। नमाज का टाइम तो एक मतलब 1 या 2 घंटे का होता है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं। नहीं, किसी दिन भी इशू, देखो मंडे से लेकर फ्राइडे तक किसी दिन भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आप लोग क्या यूनिवर्सिटी आते थे तो वहां पर पढ़ते नहीं थे क्या? आप लोग सुबह जी से रात को मैम, 4 बजे तक पढ़ते थे। अब तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है कि आप लोग बिल्कुल घर में बैठ कर पढ़ रहे हैं। चले मैम फिर आप ये कर लिएगा कि बस जो आपको सही लगे आप। हाँ, मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी दिन है क्लास में किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप लोगों का टाइम टेबल बना हुआ है और आप लोग पढ़ने के लिए बाउंड है भाई। पहले इतना टाइम आप लोगों का वेस्ट हो गया, तो आप लोग जो है ना सैटरडे संडे को अलबत्ता देखें। आप लोगों की आसानी के लिए हम लोग बिल्कुल लेक्चर्स नहीं डाल रहे हैं कि भाई सैटरडे संडे बच्चों को रिलीफ होना चाहिए। हम लोगों ने, वरना लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम आई थी, कुछ इश्यूज थे, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने मीटिंग में ये चीज़ वैसे पहले भी डिसाइड की थी और अभी भी, कि सैटरडे संडे को स्टूडेंट्स के लिए हम वही जिस तरह यूनिवर्सिटी का प्लान होता है कि वीक आप लोगों के पास वीकेंड जो है ना वो आपका अपना टाइम भी फ्री होना चाहिए। लेकिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप लोग यूनिवर्सिटी में आते थे इतना लंबा लंबा ट्रैवल करके, फिर 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं। अब तो आराम से घर में बैठ के आप लोगों ने पढ़ना है या घर में बैठ के क्विज दे देना है, इसमें क्या मसला है? ठीक है बच्चों, फिर मैं आज का सेशन एंड करूं? जी मैम ठीक है। ओके बेटे, फिर मैं ये क्लास एंड कर रही हूँ। और आप लोग बाकी लेक्चर्स को भी अब गो थ्रू कर लें, अपनी तैयारी भी कर लें, असाइनमेंट भी रेडी कर लें। 2-3 टास्क हैं आप लोगों के पास मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, और फिर जो भी क्वेश्चन हो उनको अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट डाउन कर लिया करो। इंटरैक्टिव सेशंस का रीज़न ही यही है कि पूरी क्लास में उसका आंसर हो सके, ताकि बाकी सब बच्चे भी उसको सुन लें और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। वो ज़रूर लिखा करें और ज़रूर पूछा करें, ठीक है? ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बेटा।